स्टूडेंट, योर एचपी सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे पिछले टॉपिक में अपन पढ़ चुके थे कि हमने कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में बताया था और उन क्रियात्मक समूहों के लिए अनुलग्न पूर्व लग्न लिखे थे हमने प्रत्येक क्रियात्मक समूह, जो कि हमने एक निश्चित वरीयता क्रम में व्यवस्थित किए थे। आज हम उसको आगे क्लियर करेंगे कि जैसे प्रत्येक ग्रुप के लिए नाम किस तरीके से लिखा जाता है, उनके अगर लाइन फॉर्मूला है, रेखीय सूत्र हैं, तो उनके आधार पर भी हम उसका नाम लिखेंगे और उसके जो भी यौगिक होते हैं और जो हमारे काम में आते हैं, जो हमारे सिलेबस में आते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास पहला जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह है जिसको हमने COOH या फिर इसको C डबल बॉन्ड OH इससे भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ध्यान देना कि इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल, और इसका जो पूर्व लग्न है वो होता है कार्बोक्सी। और इसके लिए IUPAC क्या लिखते हैं हम? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड में यहाँ पर ये RCOH, क्योंकि यहाँ पर ये जो R है वो तो है एल्केन, और COH के स्थान पर हमने क्या लिखा है? ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। अब इसमें देखना कि हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन IUPAC में हम उन्हें दोबारा डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कि हमारे पास पहला है HCOOH। हमने जो साधारण नाम रूट नाम लिखे थे उनमें बताया था कि यहाँ पर इसका रूट नाम या साधारण नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर देखना कि इसमें केवल एक कार्बन है और एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? मैथ। फिर देखो एकल बंध है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। एकल बंध है तो ये मेथेन लिख देंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक समूह है तो इसका हम अनुलग्न क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखना मेथेन में जो है ये ओइक एसिड। अब ओइक एसिड में देखो O क्या है? स्वर है, इसलिए याद है एल्केन के अंत में जो E होता है उसको हटाया जाता है और इसको ओइक एसिड को हम इसमें जोड़ देते हैं। फिर देखो इसमें दो कार्बन वाला अम्ल है COOH। इसमें देखना कि कितने? एक और दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा? एथ। फिर देखो दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो ये इथेन, और लास्ट में E को हटाकर हम क्या लिखेंगे? ओइक। इसके बाद देखें हम ध्यान से कि हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? CH3 CH2 COOH। अब देखना कि इसमें हमारे पास कितने? एक, दो, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन की श्रृंखला है, तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा? प्रोप। फिर देखो सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है तो यहाँ पे प्रोप में अनुलग्न क्या लगाएंगे हम? प्रथम अनुलग्न N, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जो कि द्वितीय अनुलग्न है क्या है? ओइक एसिड। तो ये E हटाकर हम इसमें ओइक एसिड इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसके अलावा देखो CH3 CH2 CH2 COOH। इसको देखें, अब इसमें ये 1 2 3 4 5 ये ऐसे 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या होगा? पेंट, है ना? वर्ड रूट क्या है इसका? पेंट। सभी में एकल बंध है तो इसका जो अनुलग्न है वो होगा N, और लास्ट में ये E को हटाकर हम इसमें जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो इस तरीके से देखना ये कुछ यौगिकों के नाम है, आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद देखना कि कुछ और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि ये HOOC, ये मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ, और एक ये COOH। तो इस तरीके से देखना कि इसमें एक और ये दो कार्बन है और दोनों ही कार्बोक्सिलिक समूह है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब दो कार्बन है
है ना। तो इनके लिए वर्ड रूट हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एथ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखना दोनों के बीच में क्या है, एकल बंध है, तो प्रथम अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन। अब यहाँ पर देखना कि पहले और दूसरे दोनों कार्बन पर क्रियात्मक समूह है, तो हम जो द्वितीय अनुलग्न लगाएंगे ओइक एसिड, तो हमें यहाँ पर दोनों कार्बन की स्थिति को भी बताना पड़ेगा। कौन कौन से कार्बन पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले और दूसरे पर। तो यहाँ पर पहला और दूसरा लिखना है, और यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक समूह 2 बार आ रहा है, इसलिए पूर्वलग्न डाई। तो ये एथेन है ना, पहली और दूसरी है, तो ये 1 और ये 2 2 बार आया है, इसलिए डाई, और ये ओइक एसिड। फिर इस तरीके से देखना यहाँ पर ये HOOC CH2 COOH, तो यहाँ पर ये देखो 3 कार्बन की श्रृंखला होगी, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। सभी में एकल बंध है, तो ये प्रोपेन है ना। अब पहले और तीसरे कार्बन पर देखो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो यहाँ पे 1 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 1 3 2 बार आया है, इसलिए हम डाई लिखेंगे ओइक अम्ल से पहले। क्योंकि अगर मान लो समान क्रियात्मक समूह जब 2 बार आता है तो डाई लिखते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लिखते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है ये 3 बार जब आता है तो इसको क्या है कि मुख्य श्रृंखला में केवल 2 ही शामिल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, 2 से अधिक बार भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1,3 डाई ओइक एसिड, तो ये इस तरीके से ये इसका नेम होगा, है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर HOOC CH2 CH2 और ये COOH। अब इसका नाम क्या होगा, ये आपको बनाना है। अब इसके अलावा देखो हम इसमें कुछ और बात करें कि ये हमारे पास ये जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों में कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो ना एक ट्रिक्सेसोल होते हैं। जैसे कि इसका एक प्रचलित नाम है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसका जो नाम है वो होता है मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। इसका जो नाम है इसका है सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। अब एक चीज गौर करना कि इन सब में देखो क्या चेंजेस हैं कि पहले दो कार्बोक्सिलिक अम्लों वाला दो कार्बोक्सिलिक समूहों वाला एक अम्ल है जिसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। फिर मैंने इसमें एक CH2 को ऐड किया तो ये बन गया मेलोनिक अम्ल। फिर एक और CH2 को ऐड किया तो ये बन गया सक्सिनिक अम्ल। तो यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक चलती है, देखो ये होती है ओम्स गैप। अगर 2 कार्बोक्सिलिक समूह है और इनके बीच में कोई भी CH2 समूह नहीं है तो इसका नेम होगा ऑक्जेलिक। अगर एक CH2 समूह आया तो इसका नेम होगा मेलोनिक। अगर एक और CH2 समूह बढ़ा दें तो ये हो जाएगा सक्सिनिक। तो आप ऐसे के ऐसे ही एक एक CH2 समूह बढ़ाकर ग्लूटेरिक, एडिपिक और पोमेलिक, तो इस तरीके से इन अम्लों के नाम लिख सकते हो, है ना। इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं, जिनमें जैसे कि अपन को पता है कि हमने इसका प्रेफिक्स लिखा है कार्बोक्सी। तो प्रेफिक्स कार्बोक्सी हम कब और कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, इसका भी आप एग्जाम्पल देखो, लेकिन पहले इन्हें नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद अगले कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। इनमें देखना ये वाला एग्जाम्पल देखो ध्यान से। इसमें देखो एक सीधी श्रृंखला में जो है 5 कार्बन है जिसमें 2 क्रियात्मक समूह एक सीधी श्रृंखला में शामिल है। तो हम काउंट करें तो श्रृंखला में सिर्फ 5 कार्बन ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला देखो ये वाला समूह हम शामिल नहीं कर सकते। अगर मैं इधर से श्रृंखला को काउंट करता हूँ तो देखो इसे 4 ही कार्बन आते हैं, इसलिए मुझे एक सीधी श्रृंखला का चयन करना होगा जिसमें 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। अब ध्यान से देखना कि ये जो है किसके रूप में चला गया, प्रतिस्थापी के रूप में। तो जैसा कि हमने लिखा, हमने बताया कि जो पूर्वलग्न कार्बोक्सी है अब हम इसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखने जा रहे हैं।
इसलिए हम क्या कहते हैं, पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। तो देखना कि सीधी श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, वर्ड रूट पेंट लिख देंगे। सभी के बीच में एकल बंध है तो ये एन लिख देंगे, है ना। और लास्ट में ये ई को हटाकर, है ना, पहले और 5वें कार्बन पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो ये 1,5 डाई ओइक एसिड। अब बात ही आती है कि हमने इसको देखो अभी शामिल नहीं किया है, तो इसको भी शामिल करेंगे हम, कि जैसा कि हमारा सूत्र है कि पहले प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी कि अब देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक समूह मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है और कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर। तो इसके लिए याद है प्रतिस्थापी के रूप में हमने इसको पूर्व लग्न लिखा जाता है और इसका पूर्व लग्न क्या लिखा है हमने, कार्बोक्सी। तो ये 3 कार्बोक्सी और ये पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से हम प्रेफिक्स, जो कार्बोक्सी प्रेफिक्स है वो ऐसे उपयोग में लेते हैं कि जब क्रियात्मक समूह खुद प्रतिस्थापी के रूप में काम आए तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर देखो हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं इसे सीधी श्रृंखला लेता हूँ तब भी मुझे क्या कहते हैं, ये 6 कार्बन मिलेंगे। और अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से लेता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 कार्बन मिलेंगे। तो मैं लंबी श्रृंखला में ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन शामिल कर लेता हूँ। इधर से देखो, इधर भी दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, इधर भी दूसरे कार्बन पर प्रतिस्थापी है, तो आप नामांकन किसी भी सिरे से कर सकते हो, इधर से भी करोगे तब भी सही माना जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी कहाँ पर है, एक तो दूसरे कार्बन पर है और एक 5वें कार्बन पर है। तो दूसरे कार्बन पर मेथिल समूह है और 5वें कार्बन पर भी मेथिल समूह है। तो मेथिल समूह 2 बार आया है ना। तो कौन कौन से कार्बन पर, दूसरे और 5वें, तो 2 5 2 बार आया है। तो इसका पूर्व लग्न लिखेंगे हम डाई, है ना। तो ये डाई मिथाइल या मेथिल, है ना। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। सभी के बीच में एकल बंध है तो यहाँ पर ये हेक्सेन, है ना। और अंत में ये ई को हटाकर पहले और छठे कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह है तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो आप इनको भी नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम अगले क्रियात्मक समूह के बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखना डियर स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पर हमारे पास जो ये फंक्शनल ग्रुप है, अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा SO3H, जिसको हम सल्फोनिक अम्ल समूह कहते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है सल्फोनिक अम्ल। इसका जो प्रेफिक्स पूर्व लग्न होता है वो होता है सल्फो, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ये एल्केन सल्फोनिक अम्ल। अब देखना ध्यान से कि एल्केन के बाद जो ई है मैंने उसको हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो अनुलग्न होता है, अगर अनुलग्न में AEIOU ऐसे स्वर नहीं हो तो फिर हम इस ई को हटाते नहीं है। तो यहाँ पर एस आ रहा है जो कि एक व्यंजन है, स्वर नहीं है ना। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें हम ध्यान से देखना कि जैसे मैंने ये CH3 में SO3H को जोड़ दिया। अब इसमें देखो एक ही कार्बन है। अब एक ही कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मैथ। फिर देखो कार्बन है, एकल बंदी आएगा क्योंकि कार्बन तो एक ही है ओनली, तो इसमें ANE मेथेन लिख देंगे। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फोनिक एसिड, ये हम इसको लिख दें। हेलो स्टूडेंट, योर HP सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे पिछले टॉपिक में अपन पढ़ चुके थे कि हमने कुछ क्रियात्मक समूहों के बारे में बताया था और उन क्रियात्मक समूहों के लिए अनुलग्न पूर्व लग्न लिखे थे हमने, प्रत्येक क्रियात्मक समूह जो कि हमने एक निश्चित वरीयता क्रम में व्यवस्थित किए थे। आज हम उसको आगे क्लियर करेंगे कि जैसे प्रत्येक ग्रुप के लिए नाम किस तरीके से लिखा जाता है, उनके अगर लाइन फॉर्मूला है, रेखीय सूत्र हैं, तो उनके आधार पर भी हम उसका नाम लिखेंगे और उसके जो भी यौगिक होते हैं और जो हमारे काम में आते हैं, जो हमारे सिलेबस में आते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास पहला जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह।
कार्बोक्सिलिक समूह है जिसको हमने COOH या फिर इसको C डबल बॉन्ड OH इससे भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ध्यान देना कि इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड या ओइक अम्ल, और इसका जो पूर्व लग्न है वो होता है कार्बोक्सी। और इसके लिए IUPAC क्या लिखते हैं हम, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड में यहाँ पर ये RCOH, क्योंकि यहाँ पर ये जो R है वो तो है एल्केन, और COH के स्थान पर हमने क्या लिखा है, ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं। अब इसमें देखना कि हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन IUPAC में हम उन्हें दोबारा डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कि हमारे पास पहला है HCOOH। हमने जो साधारण नाम रूट नाम लिखे थे उनमें बताया था कि यहाँ पर इसका रूट नाम या साधारण नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर देखना कि इसमें केवल एक कार्बन है, और एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मैथ। फिर देखो एकल बंध है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, एकल बंध है तो ये मेथेन लिख देंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक समूह है तो इसका हम अनुलग्न क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखना मेथेन में जो है ये ओइक एसिड। अब ओइक एसिड में देखो ओ क्या है, स्वर है, इसलिए याद है एल्केन के अंत में जो ई होता है उसको हटाया जाता है, और इसको ओइक एसिड को हम इसमें जोड़ देते हैं। फिर देखो इसमें दो कार्बन वाला अम्ल है COOH। इसमें देखना कि कितने, एक और दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा, एथ। फिर देखो दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो ये इथेन, और लास्ट में ई को हटाकर हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। फिर इसके बाद देखो जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल बताया, इसमें क्या है, CH3 के साथ एक SO3H समूह है। तो यहाँ पर देखो एक ही कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट हम मेथेन यूज करते हैं। ये मैथ वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मैथ। और इसमें देखो एकल बंध के हिसाब से, क्योंकि द्विबंध या त्रिबंध है ना, दो कार्बन के बीच में देखा जाता है, और जब दो कार्बन नहीं है तो उसे एकल बंध में ही सिंगल बॉन्ड में काउंट किया जाता है। और सिंगल बॉन्ड में जो है वहां पर हम सफिक्स जो है वो N यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो सफिक्स है वो क्या होता है, सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पर हमने इसमें देखो सल्फोनिक एसिड ऐड कर दिया, और इस ई को नहीं हटाया है। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अनुलग्न होता है उसमें AEIOU अगर नहीं है तो हम इस ई को नहीं हटाते हैं। और जैसे ओइक एसिड में था O, तो O क्या है, एक स्वर था, और स्वर है तो इस ई को हटा दिया जाता है। अनुलग्न में अगर स्वर आता है कोई तो फिर हम एल्केन के अंत में जो ई लिखा होता है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मेथेन सल्फोनिक एसिड। फिर देखो ध्यान से कि यहाँ पर ये 3 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें एक SO3H समूह जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखना 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं हम, प्रोप। फिर देखो सभी के बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसका प्रथम अनुलग्न N, और इसका क्रियात्मक समूह का अनुलग्न हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर देखो इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लेंगे हम, ब्यूट। सभी के बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न N है ना, और सल्फोनिक एसिड है ना, जो इसका क्रियात्मक समूह का जो द्वितीय अनुलग्न है। फिर देखो ध्यान से इस एग्जांपल में देखना कि हम SO3H समूह को ऐसे भी लिख सकते हैं, HOSO2। बात वही है, S एक S है, 3 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो SO3H को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें देखना कि अगर हम इसमें देखें तो 3 कार्बन की श्रृंखला होगी, ये 1 2 और ये 3। अब इसमें देखना कि पहले और तीसरे कार्बन पर एक एक क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, कोई प्रतिस्थापी इसमें शामिल नहीं है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं वर्ड रूट क्या लिखेंगे, प्रोप। फिर देखो सभी में एकल बंध है सभी कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर ये N है ना, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखो पहले और तीसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह है तो प्रोपेन 1 3
2 बार आया है क्रियात्मक समूह, तो यहाँ पर ये डाई और ये सल्फोनिक और ये एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है ना, तो इसको हम 2 से ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखो कि मैं HOSO2 CH2 CH, यहाँ पर SO3H CH2 CH2 SO3H, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसमें देखना कि ये वाला और ये वाला तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देखो इधर से काउंट करता हूँ तो दूसरे कार्बन पर ये क्रियात्मक समूह है, और इधर से काउंट करता हूँ तो तीसरे पर क्रियात्मक समूह ये है। तो हम देखें कि नजदीकी ये वाला समूह, क्योंकि भाई ये तो दोनों पहले पहले कार्बन पर है, दोनों तरफ से एंड कार्बन पर है, लेकिन ये देखो कि ये किस ओर से नजदीक है, इस ओर से, इसलिए हम नामांकन इस सिरे से करेंगे। ये 1 2 3 4 है ना। तो इस तरीके से ये 4 कार्बन की यहाँ पर श्रृंखला हो जाएगी, है ना। अब इसमें देखना कि पहले, दूसरे और चौथे कार्बन पर सल्फोनिक अम्ल है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी, ध्यान रखना इसको प्रतिस्थापी नहीं बनाएंगे भाई। कार्बोक्सिलिक समूह में तो दोनों कार्बन को शामिल करने के बाद एक समूह बचा था, इसलिए हमने उसको प्रेफिक्स माना। इसको प्रेफिक्स कब मानेंगे, इसके बारे में इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देखना पहले ये 3 क्रियात्मक समूह हो गए, है ना। तो कौन कौन से कार्बन पर है, पहले, दूसरे और तीसरे। तो सबसे पहले हम 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे इसका, ये ब्यूट। सभी के बीच में एकल बंध है, तो ये एन ब्यूटेन। और यहाँ पर देखना कि ये पहले, दूसरे और चौथे, तो ये 1 2 और ये 4। कौन कौन से कार्बन पर है क्रियात्मक समूह, पहले पर, दूसरे पर और चौथे पर। कितनी बार आया है, 3 बार। तो 3 बार के लिए हम क्या लिखेंगे, पूर्वलग्न ट्राई और सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये हम इसका नाम लिख सकते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से हम इन एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। आप इन्हें नोट कीजिए। देखो इसके बाद जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अब इसमें देखना ध्यान से कि एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह भी है और SO3H भी समूह है। तो यहाँ पे जब ऐसी स्थिति बने, तब ऐसी स्थिति बनने पर याद हम क्या करते हैं कि हमने आपको एक टेबल दी थी जिसमें लिखा था कि वरीयता क्रम में क्रियात्मक समूह। तो उस वरीयता क्रम में सबसे पहले आने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो यहाँ पर देखना कि अगर आपके पास यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है, तो ये ध्यान रखना कि वो क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में पहले आता है वह मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, और बाकी के जो क्रियात्मक समूह है वो हमेशा पूर्व लग्न के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा और कोई अलग नियम नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक समूह और सल्फोनिक समूह में पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये हो गया हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह। अब हम श्रृंखला का नामांकन, चयन इस समूह के आधार पर करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें कार्बन है, तो इसके कार्बन को शामिल करते हुए हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला है। और नामांकन कहाँ से करेंगे, इससे, क्योंकि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उस कार्बन को पहली वरीयता दी जाती है। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखना ध्यान से कि चौथे कार्बन पर हमारे पास SO3H समूह है। अब ये SO3H, अब ये क्रियात्मक समूह नहीं रहा, अब ये बन गया एक प्रतिस्थापी। तो हम इसका नाम जब लिखेंगे तो प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। और देखो प्रतिस्थापी के रूप में जो सल्फोनिक अम्ल है उसको क्या लिखा जाता है, सल्फो। कौन से कार्बन पर आया है, ये चौथे कार्बन पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 सल्फो। फिर देखो 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। सभी के बीच में एकल बंध है, तो यहाँ पर ये एन है ना, हेक्सेन। अब यहाँ पर देखो, अब मुख्य क्रियात्मक समूह ये नहीं है, ये है, तो इसका मतलब है अनुलग्न भी किसका उपयोग करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो है अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल। तो हमें इस ई को हटाना है। तो चाहो तो आप इसे हेक्सेन 1 ओइक अम्ल या हेक्सेनोइक अम्ल ऐसे लिख सकते हो आप।
तो इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, जब पहले कार्बन पर क्रियात्मक समूह होता है तो पहली स्थिति को आप प्रदर्शित करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हम इस वाले यौगिक को देखते हैं। इसमें भी देखो, एक तो SO3 कार्बोक्सिलिक समूह है, एक SO3 समूह है, और बाकी और ये प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पर देखना कि इस वाले यौगिक में ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी में एक तो ये हो गया मैथिल, ये इसमें ऑक्सीजन है और मैथिल समूह है, तो ये बन जाएगा मैथोक्सी। और ये तो है क्या, कौन सा, सल्फो। अब देखो सबसे पहले आप प्रतिस्थापी में पहले कौन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो है एम, एस जो है एम के बाद आता है ना। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये दोनों एम से स्टार्ट है, लेकिन आप इसमें देखो METH और इसमें भी METH। अब यहाँ पर देखो Y है, पांचवा अक्षर जो है वो क्या है यहाँ पर Y, और यहाँ पर है पांचवा अक्षर O। तो O और Y में पहले कौन आएगा, O, इसलिए हम पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पांचवें कार्बन पर एक मेथोक्सी प्रतिस्थापी है, तो ये 5 मैथोक्सी, ये हो गया। इसके बाद तीसरे कार्बन पर मैथिल है, ये 3 मैथिल। फिर इसके बाद देखो चौथे कार्बन पर जो है SO3 जिसका पूर्व लग्न क्या होगा, सल्फो, तो ये 4 सल्फो। ठीक है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट, सभी में एकल बंध है, तो ये N। और पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक समूह है, तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो यहाँ पर इस E को हटाकर ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के यौगिकों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम देखो कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर ध्यान से, कि इन एग्जाम्पल में देखो क्रियात्मक समूह, ही 2 क्रियात्मक समूह है। तो जैसा कि हमें पता है कि वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक समूह। तो हम इस क्रियात्मक समूह को नंबर 1 वरीयता देकर एक श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। इसमें देखो द्विबंध भी शामिल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की श्रृंखला है मेरे पास। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो जैसा कि हमने बताया कि जब मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन में, अगर मुख्य क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पहली वरीयता देंगे, और पहली वरीयता देके श्रृंखला का नामांकन कर लेंगे। अब इसका हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो नामकरण में देखना कि 2 हमारे पास इसमें तीसरे और 5वें कार्बन पर एक एक प्रतिस्थापी है। तो तीसरे कार्बन पर है मैथिल, 5वें कार्बन पर है सल्फो, तो ये हो जाएगा 3 मैथिल। 5वें कार्बन पर है सल्फो, ये 5 सल्फो। फिर देखो 7 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। अब इसमें देखना पूरी श्रृंखला में तीसरे, जब इधर से हम काउंट करते हैं तो तीसरे कार्बन पर हमें एक द्विबंध प्राप्त होता है, और द्विबंध है इसलिए हम इसमें अनुलग्न अब क्या लगाएंगे, इन। कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, तो हेप्ट 3 और ये इन। फिर वही पहले कार्बन पर एक मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इस E को हटाओ और ये 3 इनोइक एसिड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3 मेथाइल 5 सल्फो हेप्ट 3 इनोइक एसिड। फिर इसके बाद देखो अगला एग्जांपल, इसमें एक त्रिबंध आ गया। तो हमें पता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, ये नहीं है। अब ये प्रतिस्थापी है, अगर ये नहीं होता तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह होता। तो फिर हम श्रृंखला का चयन नामांकन इसके हिसाब से करते हैं, लेकिन अभी मुख्य क्रियात्मक समूह ये है, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखो प्रतिस्थापी दूसरे पर है मैथिल, तीसरे पर है सल्फो, तो ये 2 मैथिल या मिथाइल। फिर देखो तीसरे पर सल्फो, ये 3 सल्फो। फिर इसके बाद 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स। और जिधर से हम काउंट कर रहे हैं उधर से देखो चौथे कार्बन पर एक त्रिबंध आया है, तो अब अनुलग्न क्या लगाएंगे, प्रथम अनुलग्न एन इन आयन में से आयन। तो ये हेक्स कौन से कार्बन पर है, 4th कार्बन पर, तो हेक्स और ये 4
आइन, है ना, X फॉर आइन। और मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसका अनुलग्न ओइक एसिड है, तो यहाँ पर ये E हटाकर ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इनके भी आईपीएसी नाम लिख सकते हैं, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास जो तीसरा ग्रुप है वो है एनहाइड्राइड ग्रुप। इस ग्रुप का नेम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। इसका जो सफिक्स है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, और इसका जो पूर्वलग्न है वो कोई पूर्वलग्न नहीं होता है। और इसके लिए आईपीएसी नाम, अब देखो आईपीएसी नाम लिखना सबके लिए आसान है, सब में कुछ भी नहीं होता। आपको आर एल्केन जोड़ना है और उस समूह का अनुलग्न लगा देना है। प्रत्येक समूह के लिए आप आईपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसका एल्केन ओइक एनहाइड्राइड, तो देखो एल्केन में ई हटाकर मैंने क्या जोड़ दिया, ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से ये हम इनके नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखो ध्यान से कि इसमें जो है कि ये जो समूह है, अब ये जो ओइक एनहाइड्राइड कैसे बना है, कि जैसे हमारे पास देखो ये COOH, ये RCOOH, ये देख रहे हो आप ध्यान से कि जब दो कार्बोक्सिलिक समूह मिलते हैं तो उनमें से क्या होता है कि एक H2O का निष्कासन हो जाता है, और RCO, ये OCO और ये R, तो इस तरीके से ये बना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें से जल के अणु का बाहर निकलना यानी कि निर्जलीकरण। तो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं में एक जल के अणु के निष्कासन से इस समूह का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है कि एनहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, और ऐसे कैसे यहाँ पर समूह होते हैं। और इनके देखो नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है, कि जैसे हमारे पास ये CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। बस आपको क्या देखना है कि अगर दोनों तरफ ऊपर नीचे प्रतिस्थापी समूह, मतलब जो है कार्बन की श्रृंखला समान है, जैसे यहाँ पर भी देखो एक और दो कार्बन है और इधर भी हमारे पास एक और दो कार्बन है, तो दोनों तरफ अगर कार्बन समान है तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो कार्बन की श्रृंखला को हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड रूट में एथ, है ना। फिर देखो दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो ये इथेन, ये एथेन या इथेन। फिर देखो अब क्या लिखना है, इस ओइक एनहाइड्राइड इसका अनुलग्न है तो इसमें O आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम इस E को हटाएंगे और ये इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये अब देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन समान है ना, तब हम सिर्फ एक का ही जिक्र करते हैं। अगर दोनों ऊपर नीचे अगर कार्बन की संख्या अलग अलग होगी ना, तो फिर हम दोनों को मेंशन करेंगे, दोनों को उसमें ऐड करेंगे और उसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। फिर अगला एग्जांपल हम देखें कि ये CH3, CH2, COO, ये CO, CH2 और यहाँ पर CH3। अब इसको ध्यान से देखना कि इसमें देखो ऊपर भी 3 कार्बन है और नीचे भी 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम, प्रोप। सभी में एकल बंध है तो ये प्रोपेन, और लास्ट में जब ओइक एनहाइड्राइड जोड़ना है तो इस ई को हटा दो, तो ये ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से इनके नेम लिख सकते हैं, इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम एक तो एग्जांपल और बता देते हैं। देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं कि जैसे इसमें देखना कि इसमें केवल एक एक कार्बन है, तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मैथ, और कार्बन तो है ही नहीं, अब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है, तो वही हम अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन, और एन का ई हटाकर ये द्वितीय अनुलग्न हम ये ओइक एनहाइड्राइड, ये इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब इस वाले एग्जांपल को ध्यान से देखो, इसमें ऊपर तो है 2 कार्बन
और नीचे है एक कार्बन। इसका मतलब है 2 कार्बन को तो हम एथ और नीचे एक कार्बन को हम मेथ, है ना। फिर इसमें ओइक एनहाइड्राइड हमें जोड़ना है, तो एथ और मेथ में पहले कौन आएगा, एथ, है ना। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ये इथेनोइक। ये दूसरा एक कार्बन है तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये मिथेनोइक, है ना। और लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ दो, ये एनहाइड्राइड। फिर देखो ध्यान से, क्योंकि जब देखो ना कि जब 2 अलग अलग कार्बन हो ऊपर नीचे, तब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो वर्ड रूट पहले आता है कि 2 कार्बन के लिए एथ और 1 कार्बन के लिए मेथ, और मेथ और एथ में पहले कौन आएगा, एथ। तो इसलिए हमें पहले एथ लिख के उसमें ओइक ऐड करना है, तो ये हो जाएगा इथेनोइक। क्योंकि यहाँ पर एथ है, दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो इथेन, और इथेन में ओइक जोड़ा तो इथेनोइक। फिर यहाँ पर एक कार्बन है तो मिथेन, और मिथेन में ओइक जोड़ा तो मिथेनोइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड। ऐसे कैसे, यहाँ पर देखो इसमें ऊपर तो है 3 कार्बन, नीचे है 2 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोप और 2 कार्बन के लिए एथ, है ना। तो हमने पहले ये लिख दिया वर्ड रूट एथ। अब हमें पता है कि ओइक एनहाइड्राइड लिखना है, तो ये यहाँ पर एथ, दोनों कार्बन के बीच में एकल बंध है तो ये इथेन हो जाएगा, और इथेन में ओइक जोड़ दो तो ये हो जाएगा इथेनोइक। फिर देखो ऊपर जो है 3 कार्बन है, इसको इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट प्रोप, तो ये प्रोप, और इसमें अनुलग्न जोड़ेंगे प्रथम एन, तो प्रोपेन, और ई हटाकर ओइक जोड़ दो तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में ये एन हाइड्राइड। तो इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं, और ये हमारे 3 क्रियात्मक समूह कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनके नाम देखना बुक वगैरह में, जो आपकी 12th वगैरह में है इसमें भी आएंगे ये, तो हमें